अमेरिकी शेयर मार्केट्स की बात कीजिए या फिर भारतीय शेयर बाजार की, ये वक्त कई मायनों में अपने साथ ढेर सारी संभावनाएं लाया है। दुनिया भर के बाजार जोश में है, जिससे निवेशकों को कमाई का बढ़िया मौका मिल रहा है। कमाई के इन्हीं मौकों में से एक है राइट्स इश्यू। 3 दशक बाद जब रिलायंस का राइट्स इशू आया तो निवेशकों ने उसे हाथों हाथ उठा लिया। आरएल के राइट्स इशू को मिले शानदार रिस्पांस के बाद अब कई कंपनियां इसी तरह राह पर चलते हुए आपको नजर आएंगी, अपने लिए विस्तार की संभावनाएं देख रही हैं। इतना ही नहीं, कुछ कंपनियां डीलिस्टिंग की तैयारी कर रही हैं, यानी बाजारों में चारों तरफ एक्शन है। सवाल यह है कि निवेशकों की कमाई के लिए यह राइट चॉइस है या नहीं। ओके, तो यही है राइट चॉइस बेबी, ये शो का नाम हमने सोचा था। और ध्यान रखें, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जब राइट्स इशू आया, उसकी तगड़ी सक्सेस देखने को मिली। उसके बाद से ऐसा लग रहा है बहुत प्रिफर्ड बेट के तौर पे लोग राइट्स इशू को रखने लगे फंड रेजिंग के तौर पे, क्योंकि अब झड़ी लग गई है उन कंपनीज की जो राइट्स इशू के जरिए फंड मोबिलाइज करना चाहती है, पैसे जुटाने का मन बना रही हैं। और कंपनियों की लिस्ट आप लोग की स्क्रीन पर आएगी। तो क्या राइट चॉइस है बेबी? इसीलिए क्योंकि ये सारी कंपनीज बहुत बीटन डाउन हो चुकी हैं, अपने हाइट से करेक्ट होती हुई नजर आई है, इसीलिए वो पूरा फ्रेज इस्तेमाल करा है हमने, यही है राइट चॉइस बेबी। हाँ, तो बेसिकली राइट से जो फंड रेजिंग कर रही है वो कंपनीज हम लोग हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ ध्यान रखें, कई सारी कंपनीज आजकल डीलिस्टिंग की बात कर रही हैं, डीलिस्ट कराना चाहती हैं स्टॉक एक्सचेंजेस से अपने आप को। तो कार्यक्रम का एक हिस्सा उन कंपनीज को भी डिवोट करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश होगी ये जो फंड रेजिंग कर रही है राइट्स के जरिए या डीलिस्ट करने की तैयारी कर रही हैं, उन स्टॉक्स पे हम और आपकी रणनीति होनी कैसी चाहिए। क्या पैसा लगाएं, क्या बने रहें, या फिर निकलने के मौके ढूंढने चाहिए। तो वो लिस्ट जो है वो आप लोग की स्क्रीन पे चलेगी, डीलिस्टिंग कैंडिडेट्स, राइट्स इशू से फंड मोबिलाइज करने वाले कैंडिडेट्स की। और मदद करने के लिए विलियम ओनील के मयूरेश जोशी और साथ एलएफएस ब्रोकिंग के राजेश सतपुते साहब होंगे, जिनसे हम इन स्टॉक्स पे चर्चा करने वाले हैं। तो मयूरेश, थीम सही है क्या? यही है राइट चॉइस बेबी। मुझे तो याद इसमें आहा, ये 90s की बड़ी पॉपुलर टैगलाइन थी और अब शायद वापस सरफेस कर रही है राइट इशू की पॉपुलैरिटी के चलते। अरे बहुत बढ़िया थीम चुनी है आपने आशीष जी, और आई थिंक परफेक्ट टैगलाइन आपने चुनी है, यही है राइट चॉइस बेबी। तो बिल्कुल आपके साथ है। तो अब बेसिक आइडिया ये है, उन कंपनीज को एक एक करके बेसिक हम लोग करते क्या है, कई सारी कंपनीज की चेक लेते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल ऐसे स्पेशल शोज में। ये तरीका हो गया उन स्टॉक्स को वीव करने का, उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके उन पे आज बातचीत करने का। तो कार्यक्रम के पहले हिस्से में राइट्स इशू के जरिए जो कंपनीज फंड मोबिलाइज करने की तैयारी कर रही हैं उन पे चर्चा करेंगे। और सबसे पहली कंपनी M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, वो कंपनी की डिटेल्स आप लोग की स्क्रीन पर आएंगी। कंपनी ने घोषणा करी है कि राइट्स इशू के जरिए ये कंपनी 3,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। अब ध्यान रखें, दिक्कतों में ये सारी कंपनीज हैं, फंड रेजिंग की तैयारी कर रही हैं। Q4 के प्रॉफिट पे मैं देख रहा था M&M फाइनेंशियल्स के 62% का ड्रॉप देखने को मिला था। कोविड 2019 के चलते 574 करोड़ रुपए का एडिशनल प्रोविजनिंग करनी पड़ी है इस कंपनी को। इस कंपनी ने यह भी रिपोर्ट करा है कि जो 3 महीने का मोरेटोरियम दिया था आरबीआई ने लोन रिपेमेंट्स को लेकर, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रिपेमेंट्स को लेकर, 75% से ज्यादा कस्टमर्स ने उसका विकल्प चुना, ऑप्ट करा उस लोन मोरेटोरियम के लिए। तो दिक्कतें अभी तो कारपेट के अंदर चली गई हैं, रीसर्फेस करती हुई शायद नजर आए। तो इन सब के चलते शायद ये कंपनी अपनी बैलेंस शीट को बोल्स्टर करने की, बैलेंस शीट को इस राइट इशू के जरिए मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये स्टॉक बहुत बीटन डाउन है। पहले मयूरेश के पास जा रहा हूं। मयूरेश, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज पिटा हुआ स्टॉक, राइट इशू से फंड रेजिंग और दिक्कतें और चैलेंजेस एपरेंट हैं, वो Q4 के नंबर्स और उस कमेंट्री में सामने आया था, पर इस स्टॉक पे फंडामेंटली अब कॉल क्या होगा? बिल्कुल, जो आपने आई थिंक फैक्टर्स बताए आशीष जी, आई थिंक ये सारे फैक्टर स्टॉक प्राइस पे प्ले हो चुके हैं। अगर आप अभी डायनामिक्स देखें, जो एनआई ग्रोथ, जो एडवांसेस ग्रोथ की बात कर रहे हैं, दैट इज स्टिल एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन हायर सिंगल डिजिट्स। जो ओवरऑल एयूएम की ग्रोथ है वो आई थिंक मिड सिंगल डिजिट्स की बात कर रहे हैं अगले 1 से 2 वर्षों के लिए। जो आई थिंक ये की सेगमेंट्स को लेंड करते हैं, एमएचसीवी और एचसीवी सेगमेंट, यहाँ पे आई थिंक इनको और मार झेलनी पड़ेगी। और मैनेजमेंट काफी आई थिंक साफ तरीके से ये कह रहा है कि आई थिंक रिकवरी वहां पे आई थिंक सेकंड हाफ में ही आएगी। तो एक ही होप है इन टर्म्स ऑफ यूज्ड व्हीकल्स, और जहाँ पे एलसीवी जो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स होती हैं
वहां पे आई थिंक ग्रोथ आने की उम्मीद है। बट कहीं ना कहीं आई थिंक व्हाट हैज हैपेंड इज कि एनआईए ग्रोथ इसकी वजह से आई थिंक सॉफन हो जाएगा। ओपेक्स टू एयूएम दे हैव कर्टेल्ड इट क्योंकि बैलेंस शीट डायनामिक्स काफी स्ट्रांग है, 3%, स्प्रेड्स मेंटेन होनी चाहिए 8% के आसपास, और कैपिटल एडिक्वेसी स्ट्रांग है 17-17.5% पे। इसलिए आई थिंक ये फैक्टर्स फेवर में है, बट बिजनेस डायनामिक्स शायद इनके फेवर में नहीं है, जो आई थिंक राइटफुली प्राइस पे प्ले हो रही है। प्राइस टू बुक के हिसाब से, वैल्यूएशंस के हिसाब से बहुत ही सस्ती है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक अगर लंबा नजरिया हो तो राइट्स के लिए बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बट इट इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लोज टू इट्स मूविंग एवरेजेस। तो आई थिंक सातपति जी आई थिंक बहुत अच्छी तरह से समझा पाएंगे कि अगर मूविंग एवरेजेस ब्रीच होती है तो शायद डाउनसाइड रिस्क खुलता है। तो लंबा नजरिया हो तो ही राइट्स के लिए सब्सक्राइब करें, नहीं तो वेट एंड वॉच करें अगले रिजल्ट्स कैसे आते हैं, स्पेसिफिकली Q1 के नतीजे। तो एमएनएम फंडामेंटली क्या है, दिक्कतों से है, और बिल्कुल सही कह रहे हैं मयूरेश, वो दिक्कतें हम सबको पता है। तो अब वो आगे सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में फाइनेंशियल्स में किस हद तक इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, उसको क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत होगी। खैर, राइट्स इशू में सब्सक्राइब करना ना करना वो तो जब डिटेल सामने आएंगी, किस भाव पे राइट्स आ रहा है, कितना अट्रैक्टिव होता है, उस पर हम फैसला लेंगे आगे। लेकिन वाकई अब चार्टिकली कैसा पॉइज्ड है सतपुते सर, क्योंकि ये कंसर्न्स काफी हद तक भाव में ऑलरेडी है। साल के हाई 425 के, वहां से ये स्टॉक 60% करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है। तो इस स्टॉक पे कॉल क्या होगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिहाज से? देखिए, मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से तो मैं यही कहूंगा कि काउंटर वीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा है, क्योंकि हम लोग डेरिवेटिव्स में काम करते हैं, तो एक्सपायरी पे एक्सपायरी की हमारी सोच होती है ज्यादातर। तो देखिए, एमएनएम फाइनेंशियल्स की बात करें तो मेरे हिसाब से ये अभी फिलहाल करीबन 150 के आसपास इसका 20 DMR है, जो ये मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। उसके ऊपर पिछले 10 दिन से ट्रेड हो रहा है, तो 150 के ऊपर ये बायस जो है वो पॉजिटिव रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 145 का, और टारगेट जो है वो करीबन 220 का दिखता है, और इसीलिए मुझे वो थोड़ा बेटर लगता है कि अगर शॉर्ट कवरिंग रैली आती है तो एमएनएम फाइनेंशियल प्रोबेबली अच्छा खींचेगा। ओके, तो ये रही